हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जामिनेटर। आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। सी टेट का अगर एग्जाम होता है आपका, या फिर यूपी टेट का होता है, या फिर स्टेट का लेवल का आपका टीचिंग एग्जाम होता है, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाते हैं। चाहे वो केवल लैंग्वेज की बात हो, चाहे वो लैंग्वेज जो भाषा का विकास है उसकी बात हो, या सिद्धांत से क्वेश्चन हो, आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिना किसी देरी के फिर स्टार्ट करते हैं हम भाषा विकास। भाषा में सबसे पहले हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। यहाँ पर स्वनिम स्वनिम क्या होता है और रूपम क्या होता है। स्वनिम को इंग्लिश में फोनीम कहा जाता है, और फोनीम भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन जब आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा लोग समझ नहीं पाते हैं, भूल हो जाती है। क्योंकि जो स्वनिम होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, और रूपम भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब ये क्या होती है? स्वनिम में जब बच्चा आवाज करता है, जब बच्चा कोई आवाज निकालता है, तो जो ध्वनि होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे अगर उसने कोई आवाज निकाली का, तो वो आवाज निकालता रहेगा, या फिर इस तरह से, ठीक है, था। तो ये जो आवाजें हैं, ये जो ध्वनियां हैं, ठीक है, जो ध्वनि है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ये कहलाती है स्वनिम। लेकिन रूपम क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब रूपम में जैसे उसने जा प्लस ला, ठीक है, अब ये हो जाएगा जल। अब ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की, जिसका अपना एक अर्थ है, जिसका अपना एक मतलब है। तो भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है उसको रूपम कहा जाता है, और इंग्लिश में से मॉर्फीम कहा जाता है। ये याद रखने वाली दोनों चीजें हैं इंपॉर्टेंट। स्वनिम है वो सबसे छोटी इकाई है, और रूपम भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर बात की जाती है जो 3 चीजें हैं: मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। कोठारी आयोग जो टीम थी, जो आयोग था, उन्होंने अ, इस बिंदु पर बात की कि 3 भाषा होनी चाहिए जो कि पढ़ाई जानी चाहिए। मातृभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। मातृभाषा वह भाषा होती है जो कि बच्चे के घर में बोली जाती है, जो उसकी माता बोलती हैं, जो उसके पिता बोलते हैं, जो उसके आसपास की भाषा है, उसको मातृभाषा कहा जाता है। राजभाषा राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो कि अधिकांश लोग बोलते हैं। ऐसी भाषा जो कि एक राष्ट्र में अधिकांश लोग बोलते हो, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब राजभाषा क्या होती है? राजभाषा ये गवर्नमेंट द्वारा, ये सेंट्रल द्वारा ये भाषा निर्धारित की जाती है कि जो उसकी कार्य प्रणाली है वो किन किन भाषाओं में होगी। तो अगर राजभाषा की बात करें तो राजभाषा हमारे यहाँ हिंदी है। जो राजभाषा है वो 343 वन में आती है। ठीक है, जो आर्टिकल है, सेक्शन 343 वन के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कोठारी आयोग की। कोठारी आयोग जो कि 1964 से 1966 तक इसका कार्यकाल रहा, और इन्होंने बताया कि त्रिभाषा का एक उन्होंने सूत्र बताया। अब त्रिभाषा जो चीज थी वो हमने यहाँ पर देख ली। इन्होंने बताया कि किसी भी बच्चे को जब शिक्षा दी जानी चाहिए तो वहां पर एक भाषा उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, मातृभाषा होनी चाहिए पहली भाषा। मातृभाषा में जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, या फिर उसको मातृभाषा कहा जाता है। दूसरी है संघ की राष्ट्रीय भाषा अर्थात हिंदी। दूसरी इन्होंने भाषा बताई कि 3 भाषाएं होनी चाहिए। ठीक है, 3 में एक ऐसी भाषा जो उसकी मातृभाषा हो, दूसरी भाषा राष्ट्रीय भाषा,
ठीक है, हिंदी भाषा होनी चाहिए, और एक भाषा जो कि कोई आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा, जो ना तो कोर्स का हिस्सा हो और ना ही शिक्षा का माध्यम। अब इसको ऐसे समझेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी अ, मातृभाषा हिंदी है, जैसे खड़ी बोली है, तो उसको जो उसकी शुरुआती शिक्षा है वो उसको हिंदी में दी जानी चाहिए। और संघ की एक राष्ट्र जो संघ की भाषा है, संघ की भाषा में उसको सिखाई जानी चाहिए। तीसरी एक ऐसी भाषा जो कि ना तो जो कि हमारे भारत की ना हो, ठीक है, या फिर ऐसी भाषा जो आधुनिक भारतीय यूरोपीय भाषा हो, जैसे कि इंग्लिश। तो यहाँ पर बच्चे की जो शिक्षा है वो 3 भाषाओं में होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनकी हम बात करेंगे, जो है फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। अब फोनोलॉजी क्या होता है? फोनोलॉजी, इसको कहा जाता है ध्वनि विज्ञान। इसको ध्वनि विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। इसको कहा जाता है शब्द विज्ञान। शब्द विज्ञान, इसको जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तब हम इसको शब्द विज्ञान कहते हैं, ठीक है। सिंटैक्स, विन्यास, ठीक है। सेमेंटिक्स, इसको अर्थ विज्ञान कहा जाता है। प्रैग्मेटिक्स, इसको व्यवहार विज्ञान कहा जाता है। अब ये क्या चीज होती है इसको हम अभी समझेंगे। फोनोलॉजी या ध्वनि विज्ञान में हम ये चीज पढ़ते हैं, समझते हैं कि जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनि की बात करते हैं, जैसे का, चा, ठा, टा, इस तरह से ये ध्वनि हो जाती है। मॉर्फोलॉजी जो शब्द विज्ञान है, इसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो शब्द हैं वो बनते हैं। अब जैसे कि जा और ला, ये मिलके क्या बनते हैं? ये बन जाते हैं जल। इस चीज को हम मॉर्फोलॉजी के अंदर देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, जैसे कि हिंदी का एक शब्द उठाते हैं हम, आवश्यक। एक शब्द ये है, ठीक है। दूसरा है ता। अब ये मिलके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आवश्यकता। तो ये चीज कि कौन सा शब्द कैसे बन रहा है, ये चीज समझने के लिए मॉर्फोलॉजी शब्द विज्ञान, इसको इसके अंदर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ वर्ड। इसको समझेंगे, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अब ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या होता है? यहाँ पर सिंटैक्टिकली करेक्ट वर्ड और इनकरेक्ट वर्ड को स्टडी किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल है ही इज मोहन। जैसे किसी का नाम है ही इज मोहन, यहाँ पर ये यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वर्ड है, जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वो एक ऑर्डर में है। जब एक ऑर्डर में है तभी एक सेंटेंस बना रहे हैं। अब अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, जैसे मोहन इज ही, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही इज मोहन, अब मोहन ही इज, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ वर्ड है वो सही नहीं है। तो सिंटैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स सही है और इसका सिंटैक्स यहाँ पर गलत हो जाता है। सेमेंटिक्स की बात करें, सेमेंटिक्स का अर्थ विज्ञान। अब यहाँ पर क्या चीज होती है? अर्थ विज्ञान में दो चीजें फॉलो की जाती हैं। एक ग्रामर रूल्स, ठीक है। दूसरा कॉमन सेंस। अब ग्रामर रूल और कॉमन सेंस से कैसे यहाँ पर चीजें बनती हैं, अब इसका एग्जांपल समझेंगे। जैसे कि
आई गोड टू स्कूल। अब एक बच्चा है, उसको किसी ने बता दिया कि सेकंड फॉर्म जो वर्ब होती है, अगर पास्ट में यूज करना हो तो उसके लास्ट में ईडी लगा दो। अब उसने क्या किया, जैसे प्लेड के बाद ईडी लगा दी, आई प्लेड। अब उसने क्या किया, गो के साथ में भी ईडी का यूज कर लिया, गो प्लस ईडी। ठीक है, तो अब उस बच्चे को जो रूल बताया, उस रूल के हिसाब से उसने समझ लिया कि हाँ मुझे ईडी लगाना है। लेकिन हालांकि जो चीज उसको बताई गई थी कि किसी हद तक वो भी चीज सही है, लेकिन क्या वो सेंटेंस सही है? आई गो टू स्कूल, तो ये सेंटेंस यहाँ पर नहीं बनता है, तो ये सेंटेंस होता है गलत। अब सही सेंटेंस क्या होना चाहिए? आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, वो सेंटेंस सही है, लेकिन गोड ये सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि ये ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा है जैसे आई एट द टी, इसका क्या मतलब हुआ है? अगर हिंदी में देखें तो मैंने चाय को खा लिया या मैंने चाय खा ली। तो कोई चाय को, जब चाय का यूज किया जाता है पीने के लिए, यहाँ पर खाने से उसका मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस काम करेगा कि चाय को आप पी रहे हो, खा रहे हो, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाता है। अब जैसे बच्चा कहे कि सर मेरी साइकिल बीमार है, सर मेरी साइकिल बीमार है, तो साइकिल बीमार है, साइकिल खराब हो सकती है, वो चीज सही है, लेकिन साइकिल बीमार होना, वहां पर कॉमन सेंस अप्लाई किया जाता है, तो वहां पर इसको सेमेंटिक्स कहते हैं। अब प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? इसको व्यवहार विज्ञान कहते हैं। व्यवहार विज्ञान में ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक कल्चर में, अलग अलग कल्चर में अलग होती हैं। ठीक है, सोसाइटी में कि हो सकता है एक सोसाइटी में वो चीज़ की जाती हो, दूसरी सोसाइटी में वो चीज़ ना की जाती हो, या फिर सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन, कल्चर और सोसाइटी के हिसाब से कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग सिचुएशन में या फिर कल्चरल एक्टिविटीज में यूज किए जाते हैं। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट वर्ड। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या होती है? अब यहाँ पर जो स्टेजेस की बात की जा रही है वो एक बच्चे के लिए बात की जा रही है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए देखा जाएगा। जैसे कोई बच्चा है, जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहली स्टेज होती है क्राइंग की, रोना। जब बच्चा जन्म के समय जब रोता है और रोना स्टार्ट करता है, तो उसको स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वीइंग, 6 वीक्स, 6 हफ्ते तक बच्चा रोता है और आवाज, कुछ ना कुछ आवाज निकालता रहता है। ठीक है, उसको हिंदी में इसको कहा जाता है क्वीइंग, जो कि 6 वीक तक लगभग चलती है। नेक्स्ट है बैबलिंग। बैबलिंग, यहाँ पर जो बच्चा है वो साउंड्स कुछ ऐसे निकालता है, कुछ वर्ड बोलता रहता है, एक ही वर्ड को बार बार बोलता रहता है, कुछ उसने नया चीज सीख लिया तो वो ट्राई करता रहता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो ऐसा शब्द यूज कर लिया, पानी जल, ऐसा नहीं है। वो कुछ जो साउंड्स हैं, पर साउंड्स को ही बार बार उनको रिपीट करता रहता है, जहाँ पर उसको बैबलिंग कहा जाता है। फोर्थ स्टेज आती है वन वर्ड अटरेंस। यहाँ पर बच्चा जब 1 साल का हो जाता है, तो जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट का मतलब है जो मूर्त वस्तुएं होती हैं, उनके नाम को वन वर्ड, जिनका एक शब्द होता है, उनको सीखने लगता है, उनको बोलने लगता है। जैसे मामा बोलना स्टार्ट कर देता है, पापा बोलना स्टार्ट कर देता है, या फिर कुछ ऐसे वर्ड, एक ही वर्ड को वो बोलता है। नेक्स्ट आती है स्टेज 2 से 3 वर्ड वाली, 2-3 वर्ड अटरेंस, जो कि 1.5 साल इसकी जो एज है वो रहती है। अब यहाँ पर बच्चा 2-3 वर्ड बोलना शुरू करता है। सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और टेलीग्राफ, जो टेलीग्राफिक स्पीच होती है वो यहाँ पर काम करती है। अब सिंटैक्स, वो यहाँ पर वो सीखने लगता है 2-3 वर्ड को कि कैसे इनको अरेंज करना होता है, देखने को मिलता है। सिंटैक्स भी देखने को मिलता है, सेमेंटिक्स की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सिंटैक्स की भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जैसे कि चाय पी ली, दूध खा लिया, पानी खा लिया, ठीक है,
या फिर कुछ और वर्ड हो सकते हैं। अब टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है? टेलीग्राफिक स्पीच का मतलब होता है यहाँ पर वो लिमिटेड स्पीच में ही जो लिमिटेड वर्ड्स होते हैं उनमें ही बात करता है। अब लिमिटेड वर्ड्स क्या होते हैं? अब वो टेलीग्राफिक स्पीच का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे बच्चे को अगर भूख लगती है तो बच्चा क्या कहता है? कोशिश करता है मामा खाना, मामा पानी, मम्मी खाना। तो वो पूरी बात नहीं बोलता है कि मुझे भूख लगी है, वो लिमिटेड वर्ड में बोलता है, इसको टेलीग्राफिक स्पीच कहा जाता है। सिक्स है, जो सिक्स नंबर है वो है वर्ड इन्फ्लेशन, जो कि लगभग 2.5 साल इसकी वो रहती है, एज लिमिट रहती है। अब यहाँ पर बच्चा ओवर जनरलाइजेशन कर लेता है, अंडर जनरलाइजेशन कर लेता है और कुछ नए वर्ड बनाता है। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब है जैसे कि अ, बच्चे से कहा गया कि जो भैंस होती है, ठीक है, जो भैंस होती है उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, 4 पैर होते हैं। अब भैंस के 4 पैर होते हैं, अगर उसने गाय देखी, बच्चे ने पहली बार गाय देखी, तो वो उसको भी भैंस बता देगा, बच्चा उसको भी भैंस बता देगा, क्योंकि उसने ओवर जनरलाइज कर लिया है कि जिस भी जानवर के 4 पैर होंगे वो भैंस होती है। तो यहाँ पर ओवर जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। फिर अर्ली चाइल्डहुड में कैसे डेवलपमेंट होता है? अर्ली चाइल्डहुड ये 2 से 6 साल तक की स्टेज रहती है और इसमें मोस्ट इंटेंस डेवलपमेंट होता है। बच्चा लगभग 25 से 50 वर्ड डेली सीखता है और यहाँ पर मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस भी होती है और इसको सेंसिटिव क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है। सेंसिटिव क्रिटिकल पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्टेज में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, सबसे ज़्यादा नए वर्ड सीखता है, नए वर्ड्स का यूज करना सीखता है। अब एक यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे लैंग्वेज थिंकिंग एंड डेवलपमेंट। पियाजे, ठीक है, पियाजे की हम यहाँ पर बात करेंगे और विगोत्स्की की यहाँ पर बात करेंगे। और एक चीज और यहाँ पर देखेंगे हम, हाँ ठीक है, जो पियाजे का जो आइडिया था, अब पियाजे ने क्या बताया कि जो बच्चा है, बच्चे की जो इगोसेंट्रिक स्पीच होती है, जैसे बच्चा खुद से जो बात करता है, जब बच्चा खेलता है तो वो अकेले ही बात बोलता रहता है, बच्चा खुद से ही बात करता रहता है कि हाँ तुम्हें काम करना है, तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें ये करना है। तो वो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है जो कि यूजफुल होती है बच्चों को अपने थॉट्स को मैनेज करने की, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। कलेक्टिव मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब है कि वो खुद को ही प्रधान रखता है और यहाँ पर खुद से ही बात करता रहता है, खुद ही सारे खुद के बारे में चीजें बोलता रहता है, कुछ भी काम खुद से कराना होता है तो ही बात करता है। सोशल स्पीच, सोशल स्पीच का मतलब है कि जो बच्चा बाकियों के साथ इंटरेक्ट करता है। नेक्स्ट है थिंकिंग और लैंग्वेज। यहाँ पर बच्चा थिंकिंग और लैंग्वेज की जब यहाँ पे बात की जाती है तो यहाँ पर पहले बताया कि ईगो सेंट्रिक स्पीच होती है जो कि बच्चा अपनी थिंकिंग को एक तरह से कंट्रोल करता है या फिर अपनी थिंकिंग को अपनी लैंग्वेज के जरिए वो बताने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है वैगोत्स्की का आइडिया। जो वैगोत्स्की थे उनका मानना था कि 2 तरह की स्पीच होती है, एक प्राइवेट स्पीच होती है, दूसरी होती है इनर स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच का मतलब जो बच्चा बात करता है वहां पर क्या क्या बात करता है, खुद से क्या बात करता है, क्यों बात करता है। तो उन्होंने इसका इम्पोर्टेंस बताया कि जो प्राइवेट स्पीच होती है वो इम्पोर्टेंट होती है इन रेगुलेशन ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग को रेगुलेट करने के लिए, बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि बच्चा अपनी जो थिंकिंग है, जब वो सोचता रहता है तो वो खुद से बात करना स्टार्ट कर देता है और जब वो खेलता है तो वो अपने आप से ही बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनर स्पीच। अब यहाँ पर जो इनर स्पीच है उसके कॉन्सेप्ट में हमें 4 स्टेज देखनी है, 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लैंग्वेज और थिंकिंग, जब बच्चा छोटा होता है तो जो लैंग्वेज है वो अलग, लैंग्वेज और थिंकिंग का यहाँ पर मेल देखने को नहीं मिलता है।
लेकिन जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, ठीक है, तो वो जो बोलता है, जो चीज वो सोचता है, वो बोलने की कोशिश करता है। और जब 2 साल का लगभग हो जाता है तो यहाँ पर देखने को मिलती है उसकी जो प्राइवेट स्पीच है, जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर जब 3 साल का हो जाता है तो उसकी लैंग्वेज और थिंकिंग, ठीक है, ये दोनों को आपस में वो यूज करना सीख लेता है। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो एक चीज है, व्हेन थिंकिंग एक्सीड्स इनर स्पीच रिटर्न्स टू प्राइवेट स्पीच। इनका मानना था vygotsky का, जब बच्चा ज़्यादा सोचने लगता है तो जो उसकी इनर स्पीच होती है वो वापस में प्राइवेट स्पीच में वापस आ जाती है, बच्चा अपने आप से ही बात करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट दो तरह से माना गया है। जो साइंटिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एक कैटेगरी में डिवाइड किया जिनको कहा जाता है नेटिविस्ट, इनेटिस्ट। दूसरे हैं जिनको इंटरेक्शनिस्ट कहा जाता है। जो नेटिविस्ट हैं उनका मानना है कि जो बच्चा है उसमें जो भाषा का विकास होता है उसमें ज़्यादा पोर्शन होता है हेरिडिटी का। एनवायरनमेंट को उन्होंने कम महत्वता दी है, और जो वंशानुक्रम है, हेरिडिटी, उसको ज़्यादा महत्वता दी है। अब नोम चोम्स्की ने बात की थी एलएडी, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। चोम्स्की ने बताया कि बच्चे के अंदर एक जन्मजात एक पावर होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं की इन्होंने, लैंग्वेज को सीखने की क्षमता की बात की। वो जो क्षमता है लैंग्वेज को सीखने की, वो बच्चे के अंदर जन्मजात होती है, और मस्तिष्क का एक पार्ट जिसको एलएडी नाम दिया इन्होंने, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो प्रेजेंट होता है। दूसरा जो कैटेगरी है वो है इंटेक्शनिस्ट। इन्होंने बात की, इन्होंने बताया कि एनवायरनमेंट का ही फर्क पड़ता है किसी भी बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने हेरिडिटी की बात ही नहीं की, इन्होंने एनवायरनमेंट की ही बात की। जिसमें आते हैं स्किनर, आ जाते हैं बंडूर, आ जाते हैं। स्किनर का जो रीइंफोर्समेंट मॉडल है, इनका मानना था कि बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है तो वो किसी ना किसी रीइंफोर्समेंट की वजह से सीखता है। जैसे अगर कुछ उससे बुलवाना हो तो उसको रीइंफोर्समेंट देकर उससे कुछ चीज़ कहलवाई जा सकती है, उसको सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है बंडूरा। बंडूरा का जो इमिटेशन का जो सिद्धांत है, अनुकरण का जो सिद्धांत है, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। बंडूरा का अगर सिद्धांत देखें तो यहाँ पर बच्चा जो सीखता है वो इमिटेट करके सीखता है, वो नकल करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। तो यहाँ पर ये इन्वायरमेंट में ही आएगा। और इनका मानना था कि जब बच्चा सीखता है, जब बोलता है, भाषा का विकास होता है, तो वो सारी चीज़ें बोलने की कोशिश करता है जो उसके आसपास, उसके एनवायरनमेंट में बोली जाती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिली, नेटिविस्ट और इंटेक्शनिस्ट। नेटिविस्ट में नोम चॉम्स्की आ जाते हैं जिन्होंने हेरिडिटी पर ज़्यादा बल दिया, और दूसरे आते हैं इंटेक्शनिस्ट। इंटेक्शनिस्ट ने एनवायरनमेंट पर इन्होंने बल दिया। अब यहाँ पर प्रमुख सिद्धांत की बात करेंगे। प्रमुख सिद्धांत में यहाँ पर अनुबंधन का सिद्धांत हो गया, चोम्स्की का जन्मजात क्षमता का सिद्धांत, लीबोर्फ का सापेक्षता का सिद्धांत हो गया, परिपक्वता का सिद्धांत हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो पावलोव के सिद्धांत से प्रेरित है। इनका मानना था कि जो बालक भाषा के नवीन वर्णों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको कैसे देखा जाता है। जैसे जब बच्चे को कुछ चीज दिखाई जाती है, जैसे बच्चे को एक आम दिखाया जाता है, तो बच्चे से बार बार उस आम की पिक्चर को दिखाकर बताया जाता है आम, ठीक है, बार बार उस बच्चे को दिखाया जाता है आम, और उसको बार बार चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, आ से अनार या फिर आ से आम। तो वहां पर ये जो वस्तु है उसको इस वर्ड के साथ जोड़ दिया जाता है। अब जब भी बच्चे को सिखाया जाता है तो ये चीज होती है, और यहाँ पर जब लर्निंग होती है, चित्र दिखाया जाता है और जो वर्ड है वो वहां पर बताया जाता है।
अब बच्चे को याद हो गया कि ये इस चीज को आम कहा जाता है, ये जो चीज है इसको बार बार आम कहते हैं। अब बच्चे को जब आम आप हटा भी दोगे तब भी बच्चे को पता है आम क्या है। अब यहाँ से जो आ है उसके बारे में बच्चे को पता लगता है, माँ के बारे में पता लगता है। तो यहाँ पर जो पूर्व ज्ञान है, जो इस वस्तु का ज्ञान है, उस वस्तु से उस बच्चे में भाषा का विकास यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है चोम्स्की का जन्मजात क्षमता का सिद्धांत। यहाँ पर जो नोम चोम्स्की हैं वो रूसी वैज्ञानिक हैं, ये चीज नोट करना है। और इन्होंने बताया कि मस्तिष्क में भाषा ग्रहण यंत्र होता है जिसको एलईडी कहा जाता है, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस। अब इनका मानना था कि बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है, और ये इनेट एबिलिटी किसी एक बच्चे की नहीं होती है। इनका मानना था कि सभी बच्चों में ये क्षमता होती है, भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है। यहाँ पर जो भाषा है उसको ये एक्वायर करते हैं, एक्वायर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है वो सीखते हैं फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है। और जो एलईडी की उन्होंने बात की थी, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस की जो बात की थी उन्होंने, इनका मानना था कि मस्तिष्क के अंदर एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है जिसको एलईडी नाम दिया उन्होंने, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस, जो कि बच्चे को किसी भाषा को सीखने की क्षमता बनाता है। एक चीज उन्होंने और बताई कि जो एलईडी है, लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस है, ये समय के साथ साथ इसकी क्षमता कम होती जाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाल्यावस्था में बच्चे किसी लैंग्वेज को जल्दी सीख लेता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे की जो भाषा को सीखने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। नेक्स्ट है ली वोक का सापेक्षता का सिद्धांत। यहाँ पर ली वोक ने बताया कि जो भाषा है वो वस्तु के सापेक्ष होती है। जिस जगह वस्तु होती है बनाई जाती है, उस जगह की भाषा में उस वस्तु के कई नाम होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे दो जगह हैं, एक जगह पर जहां पर कोई वस्तु बनाई है और जहां पर वस्तु नहीं, तो जहां पर वस्तु यूज की जाती है पहले से ही या जहां पर बनाई जाती है, उस जगह पर वस्तु के कई सारे नाम होंगे। जैसे कि सेल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन, मोबाइल, हैंडसेट, ये कई सारे नाम हैं जो कि फिर मोबाइल डिवाइस, ये मोबाइल के लिए कई सारे नाम यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी में बात करें तो हमारे पास हिंदी में इन सब इतने नाम नहीं है मोबाइल के लिए, क्योंकि जो मोबाइल है, जो बेसिकली उसका ओरिजिन है, वो अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में होता है तो वहां पर उसके कई सारे नाम मिलते हैं। जैसे अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य के कई नाम, कई पर्यायवाची मिल जाते हैं। ठीक है, चंद्रमा के कई पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको, जल के कई पर्यायवाची मिल जाएंगे। ये चीजें पहले से ही हम यहाँ पर इनको यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसके मिल जाएंगे। इंग्लिश में भी इन चीजों के नाम इंग्लिश में भी मिलेंगे, क्योंकि ये चीजें दोनों ही जगह पर है, इसीलिए इनके नाम हैं। लेकिन जो चीज ऐसे एरिया में बनाई गई है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बनाई गई है, वहां पर उस एरिया के अंदर जो भाषा है, उस भाषा में उसके कई सारे नाम वहां मिल जाएंगे। नेक्स्ट है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत, इसका मतलब है बोलने में प्रयुक्त अंगों में परिपक्वता। इस सिद्धांत के हिसाब से हमारे शरीर में जो जिन अंगों का उपयोग बोलने के लिए किया जाता है, जैसे वाक्य यंत्र हो गया, वोकल कॉर्ड,
जब तक वोकल कॉर्ड का विकास नहीं होगा, जब तक वोकल कॉर्ड में परिपक्वता नहीं आएगी, तब तक बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हमने समझ लिया। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, सही लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।